YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं सीधा सवाल। सीधा सवाल में जो मेहमान आज हमारे साथ हैं वो हरियाणा की राजनीति की कद्दावर महिला नेता हैं और हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका खबरें अभी तक पर। हरियाणा की राजनीति का इतिहास ये बताता है कि महिला मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं बनी है। अब हरियाणा की कद्दावर महिला नेता हैं, क्या हरियाणा की जनता अपने भावी सीएम देख सकती है? ये तो आने वाला समय बताएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा, और प्रभु ने चाहा तो ज़रूर होगा। अगर प्रभु ने चाहा और हाईकमान ने चाहा तो ज़रूर होगा। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति कैसी लगती है आपको? चुनाव करीब है, बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं कहती हैं कि आपका संगठन मजबूत नहीं, कांग्रेस एक नहीं है हरियाणा की। ये विपक्षी पार्टियों का ये प्रोपोगेंडा है, सच्चाई की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो हैं बटे हुए हैं और ये हैं। अगर कोई बटा हुआ है तो वो तो ये जो है सत्ताधारी जो दल है सामने नज़र आता है, आप देख रहे हैं। उनके जो एमपीज़ हैं वो किस तरह से सारी बातें करते हैं, अलग अलग स्वर के अंदर बात करते हैं। एमएलएज जो हैं विधानसभा में, आप अगर आप क्वेश्चंस आप देख लीजिए, जब पुटअप होते हैं तो अपनी ही सरकार को एमएलएज घेरते हैं। तो ये बात कहनी विपक्ष के लिए मैं समझती हूँ ठीक नहीं है, और ये केवल एक प्रोपोगेंडा जो है ये सत्ताधारी दल से करा जाता है। आप एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, उसके बाद राजनीतिक परिवार में आप आई हैं। इसके अलावा दिल्ली की राजनीति आपने की, अब हरियाणा की राजनीति में है। दोनों चीज़ों में कितना डिफरेंस देखती हैं, परिवार के नाते भी और अलग अलग राजनीति के नाते भी? मैं एक फौजी की बेटी हूँ और इस बात का मुझे गर्व है। और आप जानते ही हैं मेरी शादी चौधरी बंसीलाल जी के परिवार में हुई, तो उस समय पर चौधरी बंसीलाल जी और सुरिंदर सिंह जी वो राजनीति के अंदर हरियाणा के अंदर सक्रिय थे। तो मैंने अपनी राजनीतिक पारी जो है वो दिल्ली से शुरू करी, और मुझे सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद मिला, और मुझे इलेक्ट होने के बाद जो है मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया गया, और मुझे दिल्ली का पूरा काम करने का मौका दिया गया, और उसके लिए मैं उनका हमेशा आभार प्रकट करती हूँ। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में मुझे आना पड़ा क्योंकि आप जानते हैं चौधरी सुरिंदर सिंह जी का आकस्मिक निधन हो गया। तो उसके बाद सोनिया जी ने मुझे हरियाणा भेजा, और ये 2005 की बात है, और तब से लेकर अब तक मैं हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हूँ। 3 बारी मुझे हरियाणा के लोगों ने इलेक्ट करा है, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो चौधरी बंसीलाल जी की जो लेगेसी है, उनका जो काम किया हुआ है, उन्होंने जो छोड़ा है, जो लोग उनके बारे में सोचते हैं, कि उसको आगे और बढ़ा कर ले जाएं और कांग्रेस पार्टी का नाम और आगे करें। चौधरी बंसीलाल की बात करें तो बिजली और पानी को लेकर खासतौर पर विकास पुरुष ने कहा गया हरियाणा का, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रखे। आपके पास उनकी राजनीतिक विरासत है, फिलहाल आपकी बेटी भी सक्रिय है, राजनीति में सांसद रही है। आपको लगता है कि वाकई आप जो उत्तराधिकारी जितना जिम्मेदारी के साथ साबित होना चाहिए था उतना बन पाई हैं? देखिए, चौधरी बंसीलाल जी जो थे वो सचमुच में एक लोहा पुरुष और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि 1968-69 के दशक के अंदर हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो है पूरा का पूरा विद्युतीकरण करा। सारे के सारे गांव जो हैं उनको जो है बिजली से जोड़ा, सड़क से जोड़ा, नहरों का उन्होंने जाल बिछाया। हमारा जो इलाका है, जो दक्षिण हरियाणा का इलाका है, जहाँ पर जो बिल्कुल रेतीला इलाका था, जहाँ डेजर्ट जिसको कहते हैं था, उस इलाके के अंदर लिफ्ट इरिगेशन जो है स्कीम लागू करी, और 21-21 मीटर ऊपर जो है पानी को उठाया, और जो है जो टीबे जिनको कहा करते हैं, जो रेत के जो रेतीले टीबे थे, उनके अंदर पानी लाने का काम करा। और आज उन इलाकों के अंदर वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फसल होती है, और यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी तक जो है आज के दिन उन जो रेतीले टीबे थे किसी समय पर, चौधरी बंसीलाल जी के समय पर, आज वहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी वहाँ पर उगती हैं। तो चौधरी बंसीलाल जी जहाँ तक उनका सवाल है, उन्होंने शिक्षा के उसमें भी पूरा तरह से जहाँ कॉलेजेस स्कूल्स पूरे के पूरे हर तरीके से दिए। सारा का सारा काम जो है सामान्य तौर पे पूरे हरियाणा के अंदर इंदिरा जी के आशीर्वाद के साथ उन्होंने किया। तो चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, मैं अभी मुख्यमंत्री नहीं बनी हूँ, और मेरे से जो भी पिछले जो है 15 साल के अंदर जो हो पाया है
उसमें करने की मैंने पूरी कोशिश करी है कि उनका नाम जो है वो मैं ऊंचा रखूं, और जो वो छोड़ कर गए हैं, जो नाम छोड़ के गए हैं, उस नाम को जो है किसी भी तरह का धब्बा ना लगे। भजनलाल मुख्यमंत्री बनते हैं, हिसार का विकास हो जाता है। चौटाला साहब जब बनते हैं, सिरसा का विकास हुआ। हुड्डा साहब जब बने तो रोहतक का विकास हुआ के सबके सामने के। ऐसा क्या रहा कि चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने, काफ़ी लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री बने, लेकिन भिवानी पिछड़ा रहा? क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी हमेशा ये कहा करते थे कि मैं एमएलए हूँ तो मैं तो शाम का हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री हूँ तो पूरा हरियाणा का। और उन्होंने हमेशा जब मुख्यमंत्री बने पूरे हरियाणा को जो है अपना जो है इलाका माना, और पूरा एक मापदंड रखकर जो है पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने विकास करा। और आज यही बात जो है लोग जो हैं हरियाणा के कोने कोने के अंदर जो है ये बात जो है लोग याद करते हैं कि कोई भी क्षेत्रवाद जो है वो चौधरी बंसीलाल जी की नीति कभी भी नहीं रही। और उसी का कारण है कि इतने उस समय पर हरियाणा को इतना सारा जो ये सौगात मिली, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की, यहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की सारी ये जो सौगात दी गई, वो एक ऐसा फाउंडेशन चौधरी बंसीलाल जी ने रख दिया जिसके कारण आज हरियाणा जहाँ हम खड़े हैं वो उनका जो है सारा का सारा जो है श्रेय जो है वो चौधरी बंसीलाल जी को जाता है। चौधरी बंसीलाल ने बतौर मुख्यमंत्री पक्षपात नहीं किया, क्षेत्रवाद नहीं फैलाया, लेकिन पूरे भिवानी की अगर बात करें, पक्षपात करा ना जातिवाद की बात करिए। पूरी 36 बिरादरी जो है एक थी, उनके सामान्य थी, और 36 बिरादरी का बगैर पक्षपात का से उन्होंने काम किया। तो श्याम और लोहारू की बात कर लें, कुल मिलाकर पूरे भिवानी की बात करें, आप खुद विधायक भी बनती रखी हैं, मंत्री भी बनी हैं, आपकी बेटी भी सांसद रखी हैं, और पूरा परिवार आपका राजनीति कर रहा। तो पिछड़ी जो भिवानी है उसके लिए किसी की जिम्मेदारी बनती है आपको लगता है कि भिवानी अगर विकसित नहीं हो पाया जितना कि हो सकता था बाकी शहरों और जिलों के मुकाबले, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानती है? ये दुर्भाग्य की बात है कि जो है भिवानी चौधरी बंसीलाल जी के जाने के बाद और भी वो सारे काम नहीं हो पाए। मेरे आने के बाद, श्रुति के आने के बाद हमने जितना हमारा दायरा है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी कलम की ताकत है, उसमें पूरा काम करा हमने। उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे पानी का हो, चाहे सीवर का हो, चाहे बिजली का हो या सड़क का हो। साथ ही साथ श्रुति ने सांसद हो के जब सांसद श्रुति बनी, उसने तो भिवानी के लिए बहुत ऐसे काम करे जो कभी पहले हुए ही नहीं थे। श्रुति भिवानी को एनसीआर के अंदर लेकर आई, जो एक बहुत बड़ा अपने आप में काम था। साथ ही साथ श्रुति ने भिवानी को एक मेडिकल कॉलेज दिलवाया, जो वहाँ पे आप जानते हैं हेल्थ सर्विसेज की बहुत क्षतिपूर्ति होती, वो उसके लिए जो है ये करवाया। जो आज तक जो स्वीकृत जो है मेडिकल कॉलेज जिसका पैसा मिल चुका था, वो आज तक वो मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं करवाया गया। सरकार ने उसके ऊपर एक ईंट नहीं लगाई। इसी तरह से श्रुति चौधरी ने चौधरी बंसीलाल जी के नाम से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहाँ पे स्वीकृत करवाई, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है आप जानते हो हरियाणा में भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है, और हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही होनहार बच्चे हैं, इसलिए उनको एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो है वो स्वीकृत करवाई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, ये सरकार ने आते ही पहले तो कुछ करा नहीं। अभी जो है इन्होंने लेटेस्ट जो है अभी मैं पढ़ रही थी कैबिनेट मीटिंग के अंदर, वो जो हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भिवानी को दी गई थी, हमारे बच्चों के लिए जो होनी चाहिए थी, जो हमारे इलाके का सारा जो आसपास भिवानी महेंद्रगढ़ का सारा इलाका है, हिसार तक का जो इलाका है, रोहतक भी उसके साथ जड़ा हुआ लगता है, वो उनको फ़ायदा होता, वो उठा के वो राई के अंदर ले गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की मंशा जो है वो काम करने की नहीं है। इन्होंने सबके साथ सबका विकास की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन सत्य ये है कि इन्होंने विकास के नाम पे एक ईंट नहीं रखी, और विनाश इस तरह से करा कि हर वर्ग जो है आज के दिन इस सरकार से, बीजेपी सरकार से त्रस्त। किसानों को लेकर राहत का जो है पिटारा खोला गया है केंद्र की ओर से अलग से और हरियाणा के बजट में अलग से, क्या लगता है कि किसानों को रिझाने और लुभाने में बीजेपी कामयाब होगी? 5 साल किसानों का जो हाल करा बीजेपी सरकार ने, कभी भी ऐसा दयनीय हाल किसी भी सरकार के अंदर किसानों का नहीं हुआ। अब जो है ये मानदेय की बात कहते हैं, 1500 करोड़ जो है अलग से रखे हैं, और उसकी पहली किश्त जो है ये देने जा रहे हैं किसान भाई को, मतलब 17 रुपये जो है प्रतिदिन जो है उसके हिसाब से ये किसान को देंगे। और वो भी जो है उसमें बहुत लंबी चौड़ी शर्तें रखी हुई हैं, हर एक किसान के पास नहीं जाएगा। अच्छा होता अगर ये किसान को सचमुच में किसान के हितैषी होते और किसान को राहत देना चाहते, तो अच्छा होता अगर ये डीज़ल के ऊपर
ये जो है वैट कम करते, क्योंकि डीज़ल जो है उससे किसान जो है उसकी खेती जो है कृषि जो है प्रभावित होती है। अच्छा होता अगर किसान की ये मदद करना चाहते कि जो आज के दिन इतनी महंगाई हो गई है, इसकी खाद की, आपका जो है यूरिया जो है उसका कट्टा इतना महंगा हो गया है, यूरिया का कट्टा जो है 5 किलो कम कर दिया गया है। अच्छा होता अगर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इन्होंने लागू करी है, ये प्रीमियम जो है ये किसान के क्रेडिट कार्ड से औसतन जो है 6,000 रुपये से लेकर 8,000 तक कहीं कहीं पर मेरे को किसानों ने बताया वो कटता है। अब आप 6,000 उसको एक जेब उसकी काट के और आप उसको दूसरी तरफ से डालने की चक्कर में हैं, तो किसान जो है वो पागल तो नहीं है, वो समझदार है, वो जानता है उसके साथ क्या हो रहा है। तो किसानों का मुद्दा है, इसके अलावा सरकार कैसे कामकाज कर रही है, कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है और चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, सवाल कई हैं जिनके जवाब लेंगे ब्रेक के उस पर। और सीएलपी लीडर किरण चौधरी हमारे साथ हैं, जिनसे सीधा सवाल में सवालों के जवाब हम ले रखे हैं। किसानों का मुद्दा था, आपने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करते। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के पास मौका था, भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, लेकिन 2 बार चुनाव आए, चुनाव में गए, वादा तक नहीं किया कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का। वायदा तो इन्होंने करा था, अर्धनग्न होकर इनके मंत्री जो आज बने बैठे हैं उन्होंने ये कहा था, आंदोलन करके ये कहा था कि हमारी पहली कलम से जो है हमारी सरकार लेकर आओ। किसानों को ये वायदा करा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। वायदा इन्होंने करा था कि महंगाई जब जो है गैस का सिलेंडर जब 400 रुपये 450 रुपये का हुआ था, तब इन्होंने अर्धनग्न होकर थालियाँ जो हैं बजाई थी सारों के सारे। आज ये मंत्री बने बैठे हैं सारे के सारे, 4-5 मंत्री आज जो हैं, इन्होंने कितने आंदोलन करा था और ये जुलूस निकाले थे हाई महंगाई करके। आज इनसे पूछिए जाकर, वही गैस का सिलेंडर जो है वो 1,000 रुपये तक का हो गया है। तो ये क्या बात करते हैं, इनके केवल जुमलों के अलावा और कुछ नहीं है। प्रोपोगेंडा मशीनरी ऐसी तगड़ी है कि वो प्रोपोगेंडा से लोगों को जातिवाद पर इन्होंने एक काम करा, वो जातिवाद का जो जहर है वो इन्होंने ज़रूर फैलाया। उसके अलावा इन्होंने प्रोपोगेंडा करा, कुछ नहीं करा, धरातल के ऊपर बिल्कुल शून्य है। जातिगत जहर को लेकर बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने हरियाणा को बांटने का काम किया है, जाट नॉन जाट में। बिल्कुल गलत बात है। आज के दिन अगर ये जो है पोलराइजेशन, जिस तरह से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है और जो इस देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए, भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये सारी की सारी राजनीति का अगर कोई कर्णधार है तो वो ये बीजेपी है। इन्होंने जिस तरह की जो है इनके एमपीज़, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कुछ बोलते हैं, कोई वो बोलते हैं कि एक बिरादरी अलग है, बाकी बिरादरी अलग है। ये जो बिरादरीवाद जो इन्होंने ये बात शुरू करी है, ये मैं समझती हूँ हरियाणा के लिए बहुत ही घातक ही नहीं साबित होगा। ये हरियाणा के आने वाले समय के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य और घातक की बात है। आपको लगता है कि मुद्दों को लेकर चुनाव होगा या फिर जाट नॉन जाट को लेकर पब्लिक वोट करेगी हरियाणा में? देखिए, अगर तो मुद्दों को लेकर चुनाव होगा, बीजेपी कहीं भी स्टैंड नहीं करती। अगर ये जात पात का जहर घोलने में कामयाब हो गए तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन लोगों ने 5 साल में देख लिया है, समझ लिया है कि ये असलियत इनकी क्या है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जुमलों के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। हर एक चीज़ को इनका राजनीति जो है, हर चीज़ के अंदर राजनीति लेकर आ जाते हैं। शहीदों तक के ऊपर जो है राजनीति होती है। आपने एक बड़ी बात कही कि शहीदों को लेकर राजनीति करती है बीजेपी। अब पीओके में वायुसेना की ओर से हमला किया जाता है, देश के पीएम राजस्थान में कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या लगता है कि देश में जो माहौल बन गया है उससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है चुनावी? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कहना चाहूँगी। मैं खाली ये कहूँगी कि मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने भी 2 जंग के अंदर जो है लड़ाई लड़ी है और जो है जख्मी भी हुए हैं। और ये जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात आज करी जाती है, वो 1970s के अंदर जो है, उनके अंदर मेरे पिताजी ने जो है कमांड करा हुआ है। सारा का सारा पाकिस्तान के अंदर जाके जो है सेंधमारी करके मार के और निकाल के लाए हैं। तो ये हम सब जानते हैं, और जो परेशानियां जो एक फ़ौजी की होती हैं वो हम सब उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन ये होता है कि जब ये इस तरह का माहौल बनता है तब तो सारा पेट्रियाटिज़म जो है वो उभरने लगता है और बाद में फ़ौजियों को बिल्कुल दरकिनारे रख दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। आई एम अ प्राउड सिटीज़न, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मुझे गर्व है, और मुझे गर्व है अपने आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, हमारे फ़ौजियों के ऊपर।
हमारी एयरफोर्स पे, हमारे जो भूसेना है वो, और जो हमारी थल सेना जो है, जो नेवी है उसके ऊपर सारा का सारा, और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, कुर्बानियों के ऊपर जो है देश को जो है अपना नज़र रखनी चाहिए। हरियाणा की राजनीति पर आते हैं, अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, क्या हरियाणा कांग्रेस तैयार है? पूरी तरह से तैयार है, और हम तो चाहते हैं कि साथ के साथ ये इलेक्शन हो जाएं, और लोग भी तैयार हैं ताकि जल्द से जल्द रास्ता जो है बीजेपी को दिखाया जाए बाहर का। कई बार हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की ओर से कहा गया कि ना जिला अध्यक्ष हैं अभी तक, ना हल्का अध्यक्ष हैं, और दिक्कत आएगी चुनाव में। अब मुझे नहीं मालूम कौन ये बात कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा की ओर से कहा गया, गीता ये भोकल की तो ओर से। आप उन्हीं से पूछिएगा, वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे। मैं आपको केवल ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, और इलेक्शन अगर इसका असेंबली का साथ होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। अच्छा है जल्दी से ख़त्म हो, और जो है परिणाम जो है सामने जल्दी से आ जाएं, और प्रदेश के लोगों को भी राहत मिले। गुलाम नबी आज़ाद को जब से हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है, जो हुड्डा खेमे के, हालांकि आप लोग नहीं मानते, लेकिन जो माने जाते हैं विधायक, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए। क्या चुनाव से पहले इस तरह की कोई संभावना है? अब ये तो देखिए, ये हमारा संगठन का अंदरूनी मामला है, और इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी। अशोक तंवर को बतौर प्रदेशाध्यक्ष कितना कामयाब मानते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, मैं यहाँ पर किसी को कामयाब ना कामयाब करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मैं अपना काम करती हूँ, नियत ईमानदारी के साथ करती हूँ, मेहनत के साथ करती हूँ, और ये सारा का सारा हरियाणा ने देखा है। जब मैं सत्ता में थी, एक मंत्री थी तब भी, और एक विपक्ष में होने के नाते भी, जो विपक्ष की जो भूमिका है वो केवल कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। और हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि जो दूसरा विपक्षी दल, सो कॉल्ड विपक्षी दल अपने आप को कहते हैं, ये तो बी टीम है। इन्होंने तो हमेशा हाथ मिलाकर काम करा है बीजेपी के साथ। विपक्ष की भूमिका अगर निभाई है तो वो हमने और हमारे सारे विधायक, कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन्होंने निभाई। अब नेता विपक्ष की कुर्सी पर तलवार लटकी है, तो क्या कारण रहा कि सदन में उतनी मजबूती के साथ आवाज़ नहीं उठाई आप लोगों ने? हमने सदन में पूरी तरह से आवाज़ उठाई है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अलग अलग पार्टीज़ इन्होंने बेशक बना ली हों, लेकिन अभी भी इन्होंने अपनी पेरेंट पार्टी से जो निकल के गए हैं, जो कह रहे हैं कि हमने छोड़ दी है, उन्होंने लिखत में तो दिया नहीं है। और जब तक आप लिखत में दी दोगे तो जब तक अलग आप नहीं हो सकते हो। तो एज ऑफ डेट ये तो खाली जुबानी वार हो रहे हैं, जुबानी बात हो रही है। आप अगर आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप रिज़ाइन करिए, रिज़ाइन करिए। रिज़ाइन करते ही जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर आएगा, और फिर इलेक्शन जो होएगा, तो वो इनको करना चाहिए था। अगर सही मायने में अगर पार्टी अलग बनाई थी तो वो अलग से ये करते, और फिर जो है विपक्ष नेता प्रतिपक्ष जो है उसके ऊपर जो है सवालिया निशाना। बीजेपी ये कहती है कि हरियाणा कांग्रेस में खुद इतनी लड़ाई है कि अगर नेता विपक्ष की कुर्सी आ भी जाती है तो उस पर कौन बैठेगा, इसको लेकर भी गुटबाजी सामने आ जाएगी। ये उनको नहीं परवाह करनी चाहिए ना, ये तो हमारा काम है। हम परवाह करेंगे कौन आता है कौन नहीं आता, ये तो हमारा काम है, उनको इससे क्या लेना देना। क्या लगता है कि जींद बाई इलेक्शन के बाद कांग्रेस का जो वर्चस्व था या जो स्थिति थी उसमें गिरावट आई है किसी तरह के? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल मानने से कतई तैयार नहीं हूँ। देखिए, वो इलाका पहले भी जो है वो INLD और इसका जो है इनका गढ़ था। दूसरी बात ये है, कांग्रेस से सबसे ज़्यादा विधायक रखे नहीं, और फिर जो चुनाव होता है, जो उपचुनाव होता है, वो ज़्यादातर जो रूलिंग सत्ताधारी दल होता है वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। फिर मिड्ढा साहब की वहाँ पे जो वो हमारे बीच में से चले गए, उनके बेटे लड़ रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि वैसे ही जो है सिंपैथी वोट भी होती है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, और उन्होंने काम करा, इसलिए मैं इसको जो है एक पूरा उसके ऊपर वो नहीं मानूँ। ठीक है, लेकिन ये क्या कारण रहा कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं आई, वो भी तब जबकि मीडिया सेल के प्रभारी थे, वर्तमान विधायक मैदान में थे, 700 से 800 वोटों तक अपनी जमानत बचा पाते क्यों? अब ये जो कारण है उसका विश्लेषण जो है हम सब बैठ के करेंगे, और कर रहे हैं कि ये क्या कारण था। ज़रूर कोई ना कोई कारण रहे होंगे, और मैं समझती हूँ इसमें सबसे बड़ा कारण जो था वो जातिवाद का था, जात पात का। वो जो ये जहर, जो ये इंजेक्शन है जात पात का, वो घोलने में बीजेपी कामयाब हो। मेयर की डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बाद जींद बाई इलेक्शन भी जीत जाती है। क्या लगता है कि बीजेपी की कोई लहर है या फिर सत्ता में होने का फायदा है?
नहीं, मेयर के इलेक्शंस के अंदर जो है कांग्रेस ने तो लड़ाई लड़ी नहीं। हमने तो सिंबल पे कभी भी मेयर के इलेक्शन लड़ा नहीं है। संशय की स्थिति रखी, किसी को समर्थन दे दिया, कोई किसी का उम्मीदवार हो गया समर्थित। संशय की बात अलग होती है, लेकिन हमारी पूरी मीटिंग हुई थी, हमारे प्रभारी सबके साथ, हमारे पर्यवेक्षक आए थे, उनके साथ बैठ के ये तय हुआ था कि हम कांग्रेस का जो इलेक्शन है वो सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। कभी भी कांग्रेस जो है ये छोटे चुनावों को इलेक्शन के ऊपर नहीं लड़ी है, तो हमने नहीं लड़ा। तो ये बात कहनी तो मैं समझती हूँ जायज़ नहीं होगा। क्या धर्मवीर सिंह को कोई चुनौती मानते हैं आप लोग? क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ेंगे, उनकी ओर से क्लियर कहा गया। चर्चा करना पसंद नहीं करती, जिन्होंने अपने आप ही हाथ खड़े कर दिए हैं, तो अब उनके ऊपर कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, उसके ऊपर चर्चा करना मैं समझती हूँ सही नहीं। अब केंद्रीय बजट के बाद कहा कि हाँ मैं लड़ूंगा चुनाव लोकसभा का, वो जाने, उनका काम जाने, कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, समझ रहे हैं? तो उससे कहते जो लड़ेगा उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो आपकी तीनों पीढ़ियों को हरा चुके हैं, ये अपने आप में तथ्यात्मक है। देखिए, हारना जीतना जो है वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हम अपना काम करते हैं, नियत ईमानदारी के साथ करते हैं, अपने कर्मों के साथ करते हैं, और जो है लोग इस बात को पहचानते हैं, और हार जीत जो है ये तो प्रभु के हाथ है। किन मुद्दों के साथ हरियाणा कांग्रेस मैदान में होगी? आखिरी सवाल। जैसे मैंने आपको बताया, मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि आम जनता त्रस्त है। जब हम गांव में जाते हैं तब लोग बताते हैं, सारे के सारे जो हैं, जो हमारे गरीब वर्ग जो है, उनका जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत जो घर बनने थे वो उनको नहीं मिले, बीपीएल कार्ड उनके कट गए, समझ रहे हैं? जो शौचालय उनके बनवाए गए थे स्वच्छ भारत के नाम से, जो ओडीएफ जो डिक्लेयर करा गया है, उनके पैसे अभी तक नहीं मिले, है ना? किसान जो हैं, किसानों के इतने सारे मुद्दे हैं। किसान, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे महंगाई हो, चाहे पानी की सिंचाई की बात हो, पानी जो है टेल तक की बात इन्होंने कही थी, टेल तक पानी की तो बात छोड़िए, नहरों के अंदर जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर जो है पानी नहीं आ रहा। बिजली इन्होंने मनोहर ज्योति, मनोहर जी के नाम से जो है एक इन्होंने प्रोग्राम पिछले साल जो है अनाउंस करा था। आज विधानसभा में पता चला कि वो उसका तो स्क्रैप ही कर दिया। तो ये अनाउंसमेंट करते हैं खाली, और कह रहे हैं 2019-20 में करेंगे। अब 19-20 में तो जब आओगे तब करोगे। जो आपने अनाउंस करा था 1 साल 1.5 साल पहले, उसकी शुरुआत तक नहीं करी, उसका जो पैसा आया वो भी आपका लैप्स हो गया है। तो आप समझ सकते हैं पूरी तरह से ये सरकार जो है, ये मिस गवर्नेंस का आलम इस सरकार के अंदर है। इनके पास कोई भी जो है सही तरीके से काम करने वाला रहा नहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किरण चौधरी को, जिनका कहना है कि विपक्ष के पास यानी कि कांग्रेस के पास खास तौर पर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके साथ चुनाव में जाएंगे। और एक और बात जो बहुत दिलचस्प कही गई कि अगर ईश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा, समय ने चाहा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने को भी तैयार हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।